नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। अब जो हमारी साप्ताहिक चर्चा थी उसमें उससे पहले शुक्रवार की कैंडल देख कर के लग रहा था कि बाज़ार अब वापसी का मूड बना रहा है, ऊपर चलने का मूड बना रहा है। लेकिन ऊपर की सारी आशाएँ जो हैं वो पिछले 3 दिनों में धरी की धरी रह गई। क्या हो गया? बाज़ार में ऐसा क्या उल्टा चक्कर चला और ख़ास तौर पे ये मिड कैप, स्मॉल कैप में ये क्या कहानी बन गई है सोमवार से? ठीक है, पहले निफ्टी बैंक निफ्टी कर देता हूँ, फिर उसके बाद मिड कैप वाला भी समझाता हूँ। बिल्कुल। दिसंबर वोलेटाइल रहता है और फॉर राइट रीज़न्स। यहाँ के बहुत से कन्फ्यूज़न प्रिवेल करते हैं और हमारे यहाँ तो फिलहाल काफ़ी काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रहा है। ठीक है। अब वो जो टर्न था वो निफ्टी का, वो टर्न ऐसा नहीं था कि उसको सस्टेन करता हुआ कहा जा सकता था बिकॉज़ एक ऐसा है कि 25,600 से 500 के रेंज से सपोर्ट इमर्ज होना चाहिए, जैसा मुझे लगता है। अगर 25,600 के नीचे क्लोज़ निफ्टी हो, तब फिर शायद एक इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि शायद करेक्शन और थोड़ा बढ़ेगा। बट मोस्टली लगता है मुझे कि ये मंथ वोलेटाइल रहेगा। अब उसके नीचे जाता है कि नहीं जाता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो तरीका था, वो यही था जो उसमें डिस्कशन में आया था और होगा भी, कि जब तक 26,300 निकल नहीं जाए और ये जब तक 26,000 के नीचे क्लोज़ नहीं हो जाए, तो इधर साइड डायरेक्शन हमको नहीं पता चलेगा। और अगर 26,300 निकल जाता है, तो फिर 26,000 पे स्टॉप लॉस, ट्रेड लॉन्ग वैसा वाला कर सकते थे। लेकिन करेक्शन हुआ। ये करेक्शन 25,600 विथ अ डेविएशन ऑफ 100 पॉइंट्स, ये यहाँ से करेक्शन मेरे हिसाब से रुक जाना चाहिए। लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। क्यों जल्दबाजी नहीं करना है, वो बैंक बैंक निफ्टी में समझाता हूँ। तो ये निफ्टी के सपोर्ट लेवल बनते हैं। रुकता है कि नहीं रुकता है, उसका असेसमेंट करना पड़ेगा बैंक निफ्टी से। तो पहली चीज़ ये समझ लीजिए, 25,600 विथ अ डेविएशन ऑफ प्लस माइनस 100 पॉइंट्स निफ्टी का सपोर्ट इमर्ज होना चाहिए। ओके। ऊपर में अभी भी रेजिस्टेंस सेम है। नहीं, अब रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। 26,300 को आप 100 पॉइंट सीधा नीचे ले लीजिए, 26,200। अब हमको रेसिस्टेंस वहां से देखना है। ठीक है। बट पैरामीटर्स निफ्टी के हो गए हैं थोड़े वीक। इसका मतलब यह है कि जितना मोमेंटम गेन किया था निफ्टी ने, शायद ये दिसंबर महीने में चॉपी रहेगा, लेकिन अब वो मोमेंटम रीगेन जनवरी के पहले शायद ना हो, ऐसा मुझे लगता है। तो ये निफ्टी की क्लैरिटी हो गई। अब 25,600 में देख तो रहा हूँ सपोर्ट, लेकिन दिक्कत थोड़ी सी बैंक निफ्टी की है। बैंक निफ्टी का मुझे लग रहा है करेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और वहां पे थोड़ा सा डर है। एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर कहता है 58,700 पे सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन बेटर सपोर्ट मुझे लगता है 58,300 या उसके नीचे 100-200 पॉइंट उधर सपोर्ट है। यही रीजन है कि मुझे थोड़ा सा असेसमेंट में निफ्टी के सपोर्ट का उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सपोर्ट होते हुए भी रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा और डीप जाने के चांसेस हैं। तो निफ्टी आईटी से जब तक सपोर्ट नहीं आएगा, तब तक निफ्टी बैंक के सपोर्ट को बहुत वैलिड नहीं है, मतलब निफ्टी बैंक के कारण निफ्टी के सपोर्ट को बहुत वैलिड करना पॉसिबल नहीं है। तो निफ्टी बैंक का ऐसा रहेगा सिचुएशन कि हम वॉच तो करेंगे 58,700, उसके नीचे क्लोज नहीं दे तो पैटर्न ठीक है। अगर उसके नीचे क्लोज देता है तो भी 58,300, 200 ये सब रेंज तक हम जा सकते हैं। फॉर सम रीजन ये भी पॉसिबल है कि 58,000 तक भी इंट्राडे पहुंच जाए। तो वहां तक भी जाके बैंक निफ्टी में कुछ खास दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ये सब आपके जो इतनी मूवमेंट हुए थे उसको करेक्शन को कंप्लीट करता है। अगेन इट प्रूव्स माय पॉइंट कि ये जो हमारी रैली बियॉन्ड 59,400 वाली हुई थी, वो एक्सटेंशन ऑफ रैली थी, वो स्ट्रेंथ वाली रैली नहीं थी। हाँ, तो वो एक्सटेंशन वाली ही रैली थी। तो अब ये रैली का करेक्शन है। करेक्शन कब खत्म होगा, किस लेवल पे होगा, हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो जब तक वैलिडेट नहीं हो जाए वो लेवल्स, हम उसको कंफर्म नहीं कर सकते। तो ये आपके बैंक निफ्टी का सिचुएशन है। अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी जब तक 59,700 के ऊपर क्लोज नहीं हो, तब तक किसी भी तरह से
इसमें फर्दर पॉजिटिव नहीं होना है, इधर वी गेट अ सपोर्ट और 59,700 का क्लियरेंस मिल जाए। ओके, ये है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिचुएशन। जी, तो पहले आईटी की अब बात कर लें और उसके बाद फिर बढ़ें मिड कैप की तरफ, क्योंकि आपने आईटी का ज़िक्र छेड़ा कि हाँ। वहाँ से सहारा मिलना ज़रूरी है। तो पिछले 3 दिनों में आईटी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, जबकि इससे पहले निफ्टी को ऊपर खींचने में अच्छा खासा योगदान हो रहा था निफ्टी आईटी का, या कहें कि इससे पहले पिछले हफ्ते वाली वॉलेटिलिटी में भी इसने कहीं एक सहारा दिया था या ज़्यादा डूबने से बचाया था। लेकिन इस हफ्ते तो भाई साहब बाकी बाज़ार के साथ ये भी बह गए। इसमें क्या है कि निफ्टी आईटी 37,200 100 के आसपास सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। एक बेटर रेंज जो सपोर्ट का मिल सकता है वो होना चाहिए 27 नवंबर का लो, विच इज 37,208, सो 37,200 वो सपोर्ट पे निफ्टी आईटी को इवेलुएट करना है। तो अगर बैंक निफ्टी उधर रुक गया, निफ्टी आईटी इधर रुक गया, तो मोस्टली आप समझें कि निफ्टी का भी थोड़ा बहुत 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे, लेकिन 25,500 भी शायद बच जाएगा। और यही सपोर्ट रेंज जाके हमको फर्दर इवेलुएट करना है। यहाँ के बाद कोई जो ईयर एंड रैली ये सब होता है वो आता है या नहीं आता है, इससे ज़्यादा तो और कुछ अभी वॉच करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी जल्दबाजी में कोई लॉन्ग ट्रेड उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा-सा वेट कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी, तो अगर दिसंबर में ईयर एंड साल के अंत वाली सांता क्लॉज रैली आएगी या नहीं आएगी, अब सुनीता जी का सवाल यहीं पे देख लीजिए कि जो नया हाई बताया निफ्टी ने, नया हाई बनाया दिसंबर में, मोटी बात ये है 26,700 का स्तर दिख पाएगा या नहीं, इसके आसार कितने हैं अब? ये दिसंबर में 26,700, देखिए बाजार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मेरा टेक होगा कि जनवरी में रैली का एक्सपेक्टेशन रखिए, दिसंबर में उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखें। दिसंबर चॉपी होता है, इसलिए कहना मुश्किल है कि 26,700 दिसंबर में नहीं दिखेगा कि नहीं। जनवरी से ही रैली का एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए। ओके, तो तेज़ी की उम्मीद अगर करनी भी है तो फिर अ, जनवरी में शुरू किया जाए, उसके बारे में सोचना, मतलब सांता क्लॉज इस बार उठे हुए रहेंगे क्या? पता नहीं हो तो किसी भी दिन आ सकते हैं ना बैग लेके, तो और सांता क्लॉज बैग लेकर के आएँगे तो उनके बैग से निकलेगा क्या? ट्रम्प का टैरिफ या नया डील? वो ना एकदम स्पेसिमेन है राजीव जी। अभी चावल पे लगाने निकले हैं टैरिफ, तो छोड़ दीजिए, क्या बात करें। उन जो करना है करने दीजिए, अभी तो ट्रेड टीम आ गई है ना 2 दिन के लिए। जी। देखते हैं कुछ पॉजिटिव निकलता है कि नहीं। अच्छा, वे अपने किसानों को बचाने के लिए भारत के चावल पे टैरिफ लगा रहे हैं, और अमेरिका में तो चावल इतना कुछ होता नहीं है। अमेरिका चावल के लिए मशहूर देश तो है नहीं, उनकी एग्रीकल्चर ठीक-ठाक है, लेकिन चावल वहाँ पे बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, ऐसा तो मेरी सामान्य जानकारी में नहीं था। नहीं, नहीं, मुझे तो लगता है राजीव जी बेचारे को भड़का दिया गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हुँ, और मुझे नहीं लगता, भड़का दिया गया है, वो बहुत जल्दी बहला-फुसलाया जा सकता है उनको, तो वही है। जी। क्या आप ये कह रहे हैं कि 8 साल पहले जिस ट्रम्प को हमने देखा था, या 4 साल पहले, 5 साल, अब तो 5 साल होने जा रहे हैं। तो 9 साल से 5 साल पहले तक के दौर में हमने जिस ट्रम्प को देखा था, आज की तारीख में वो ट्रम्प नहीं है। आज के वो लालची ट्रम्प लगते हैं, तो वो तो नहीं लगता। मतलब पलट गया है, सोच ही पलट गई है। क्या सोचा जी। था, क्या पाया? बाइडेन झेल सकते थे, ये मुश्किल है। चलिए, एनीवे, तो अब बढ़ जाते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ। यहाँ क्या हाहाकार मचा हुआ है और क्यों? ओके, ठीक है, चलिए। मिड कैप का, स्मॉल कैप का वैसे रैली में फरवरी के पहले एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था।
ये हाहाकार से ज़्यादा क्या दिक्कत है पता है? मोस्टली कुछ समय से ये मार्जिन कॉल ट्रिगर हो चुका है और इंडिगो ने उसमें और ऐड कर दिया है। इंडिगो एक प्राइम कैटेगरी स्टॉक में आ जाता है। उसमें मार्जिन कॉल ट्रिगर और उसके कारण जो आपके अदर कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स हैं, उसमें भी मार्जिन कॉल ट्रिगर आ जाता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आता है, जब एलिजिबल स्टॉक्स की लिस्ट चेंज हो जाती है। तो मान लीजिए कि मैंने कोई एक्स वाई जी स्टॉक्स हमारे पास 3 हमने मार्जिन के लिए दिया हुआ था कि उसके बेसिस पे हमने अब मार्जिन कैसे होता है, मान लीजिए एक्स वाई जी 3 स्टॉक हैं, उनको हमने दे दिया मार्जिन के लिए, उसकी वैल्यू मान लीजिए कि ₹100 है। तो उसके अगेंस्ट मोस्टली 50% हेयर कट होके 50% का मार्जिन मिलता है। अब होता क्या है कि लोग 50% का मार्जिन मिला, लेकिन लोग एकदम नेक टू नेक ले लेते हैं, क्योंकि 50% आपको 100 का ₹50 का वैल्यू मिला। अब आपने ₹50 का मार्जिन पे सिक्योरिटी खरीद लिया। अब उस 50 की वैल्यू अगर 48 होगी तो ₹2 आपको फिर से मार्जिन देना है। स्टॉक में दीजिए, कैश में दीजिए, जैसे भी देना है। तो फिर भी आप एमटीएम दे देंगे, लेकिन अचानक से होता क्या है, एक्स वाई जी में से वाई स्टॉक को बाहर निकाल दिया, ये अब मार्जिन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अब अचानक से आपके पास ₹50 में से आप समझें कि करीब करीब 15-18 रुपए का शॉर्टफॉल हो गया। अब ये 15-18 रुपए का शॉर्टफॉल या तो आप इमीडिएट मीट कीजिए, कभी वैसे 1 वीक पहले नोटिस आता है इन सबको निकाले जाने का, और कभी कभी कुछ कुछ केस में नहीं भी आता है, मार्जिन फंडिंग में नहीं भी आता है। तो ऐसा हुआ तो अचानक से आप रिप्लेनिश कीजिए और नहीं कीजिएगा तो ब्रोकर माल काट देगा। तो ये जो कैंडल्स इस तरह के बनते हैं, ये मोस्टली आपके मार्जिन कॉल्स वाले ही बनते हैं, बिकॉज दिसंबर में कोई भी मिड और स्मॉल कैप के लिए गिरने का या बढ़ने का कोई भी ट्रिगर नहीं है। मुझे ये मार्जिन का प्रॉब्लम नजर आता है। आपका रिजल्ट सीजन शुरू होने के बाद ये फिर से सब ठीक होने लगेगा। हैविंग सेड दैट, ये ऐसा भी था कि ये 56,000 का इंडेक्स 61,000 हो गया था, तो उसमें थोड़ा करेक्शन होना चाहिए था। 200 डीएमए सॉरी 50 डीएमए तक का करेक्शन ओके था, वो होना चाहिए। लेकिन जितना स्टीप है ये मार्जिन कॉल के अलावा तो और कुछ रीजन नहीं है, और हमारे पास रीजन एक्सप्लेन करने के लिए सिचुएशन भी इंडिगो का है। जी। तो ये मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो, इसमें ये सारा कुछ अगर मार्जिन कॉल की वजह से है, तो मार्जिन कॉल की कहानी कितने दिन चलेगी? मार्जिन कितने दिन कटेंगे? अगर कटने शुरू हो गए तो भई जो भी कत्लेआम होना है हो जाएगा 1-2 दिन में, 3 दिन में, और उसके बाद फिर क्या इसका मतलब ये है कि अब जो गिरावट होनी थी वो पूरी हो गई है? ये मार्जिन कॉल के रिपल इफेक्ट से है। मार्जिन कॉल का इफेक्ट आपको पड़ता है एबी कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में। बाकी उसके जो नीचे हैं कैटेगरी के स्टॉक, वो सब रिपल इफेक्ट के विक्टिम हो जाते हैं। जैसा आपने बोला, हाँ, ये बहुत लंबे समय नहीं चलता है, लेकिन अब अभी तो वीकली एक्सपायरी वगैरह भी है। तो ये वाला इंडिगो इश्यू के कारण जितना मार्जिन कॉल ट्रिगर होना होगा, तो मोस्टली आप समझे कि 2-3 दिन 4 दिन में मामला खत्म हो जाता है, उससे ज़्यादा कोई पोजीशन होल्ड नहीं तो करता है। आपदा में अवसर क्या इस अचानक आए संकट की वजह से, जिसमें कंपनियों के इंडिगो की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके चलते जो एक मार्जिन कॉल ट्रिगर हुआ और उसके चलते फिर जो आप रिपल इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब तमाम ऐसे शेयर जो बेवजह पिट गए हैं, क्या वहाँ पर अवसर दिखने शुरू हो गए हैं आपको? बिल्कुल है ना। देखिए, अवसर है, लेकिन सबसे बड़ी दुःख की बात ये है कि इतना नॉइज़ क्रिएट हो रहा है बाहर में कि निफ्टी नया हाई बना चुका है, मेरा पोर्टफोलियो में कुछ हाई नहीं दिख रहा है। फिर एक बारी जब आपका पोर्टफोलियो चल जाएगा तो इस बार तो रिटेल का पैसा बना है। ये थोड़े समय पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्टेटमेंट ढूँढ लीजिएगा। जब ये निफ्टी मिड कैप आपका 56,000 से 61,000 हुआ होगा, तो इस बार रिटेल का पैसा बना है, इस बार तो रिटेल बहुत खुश हो गई, ये चलेगा स्टेटमेंट। अब निफ्टी नया हाई बन गया, भूल गए कि 55 का 61 हो गया है मिड कैप, भूल गए। अब क्या है, मार्केट नया हाई बना चुका है, रिटेल का पैसा नहीं बन रहा। भाई ये बाजार नहीं है डेली पैसा बनाने का। अब नहीं समझ में आता है कि इसको क्या पत्थर पे लिखवाया जाए, खुदवाया जाए, क्या किया जाए। बाजार डेली पैसा बनाने का नहीं है, साल 2 साल पैसा नहीं बनता है, ये बुद्धि में घुसाओ।
और नहीं घुसा हो तो बाजार छोड़ के जाओ। ये प्रॉब्लम है मेंटेलिटी की। ये बाजार में अवसर ही है और हर हर ट्रबल में हम ये कॉल लेते आए हैं और सक्सेसफुल हुए हैं, फिर सक्सेसफुल होंगे। बाजार ठीक है, अगले साल का इंतजार कीजिए। बाजार का ब्रीदर टाइम होता है, ब्रीदिंग टाइम होता है 12 महीना, 18 महीना, ये ब्रीदिंग टाइम होता है, ईपीएस एक्यूमुलेशन टाइम होता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टर्न होने का टाइम होता है, और उसके बाद जो रैली आएगी आपके झेले नहीं झेली जाएगी। ये तय चीज है। वेट कीजिए, पोजीशन बनाते रहिए, जितना आपके पेट में जगह है उतना ही खाइए, ज्यादा मत खाइए, फिर फालतू का कोलेस्ट्रॉल बनेगा। और रहिए, अगले साल पैसा बनेगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फरवरी में भी कह रहा था कुछ नहीं होगा, खरीदिए। जब अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी सब सिचुएशन ठीक है, गिरावट में खरीदिए। हम बात करेंगे अक्टूबर 2026 से लेके जनवरी 2027 के बीच में। ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप में डेली का पैसा नहीं बनता। ट्रेडिंग बात अलग है, इंडेक्स पे ट्रेड कीजिए, इंडेक्स बेस्ड स्टॉक पे ट्रेड कीजिए। जी। तो ये सीधा-सीधा किस्सा है। अब जैसे विनय झा बता रहे हैं कि रिटेल जो निवेशक हैं, खुदरा निवेशक, वो स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़बरदस्त बिकवाली किया है इन्होंने अक्टूबर में और नवंबर में। तो अभी तो दिसंबर चल रहा है और इंडिगो का संकट शुरू हुआ ये अभी ये दिसंबर की ही घटना है। तो अक्टूबर और नवंबर में क्यों बेच रहे थे? अक्टूबर और नवंबर में कौन बेच रहा है भाई? अक्टूबर में तो आपका मिड कैप इंडेक्स ऊपर ही गया है। आपके मिड कैप इंडेक्स का टॉप बना है 19 नवंबर को और दूसरा टॉप बना है मिड कैप का 28 नवंबर को। तो अक्टूबर और नवंबर में किसने बेचा है? सही, मेरे पास डेटा नहीं है अक्टूबर नवंबर में, यहाँ पे दिख रहा है। नवंबर के बाद बिकवाली हो रही है। देखिए भाई, जिस भी मंथ में क्वार्टरली रिजल्ट शुरू होता है उसके फॉलोइंग मंथ में मिड कैप और स्मॉल कैप का मूवमेंट शुरू होता है। अब वो मूवमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो रिजल्ट पे डिपेंड करता है। अभी का सिचुएशन, लास्ट क्वार्टर जरूर डर लग रहा था कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक ठाक निकल गया है। ये क्वार्टर थोड़ा और बेटर निकले तो अच्छा है। तो नवंबर में ट्रिगर बड़ा था मिड कैप और स्मॉल कैप में मूवमेंट का, इधर साइड। आपको नवंबर में शुरुआत में ही मैंने बोला नवंबर में ट्रिगर ज्यादा हो सकता है ऊपर जाने का, लेकिन जैसे ही नवंबर शुरू हुआ आपको मैंने मिड नवंबर में बताया कि अब जितनी रैली होनी चाहिए थी वो रैली हो चुकी है, इसलिए शायद नवंबर में करेक्शन होगा। तो जब रैली पहले एडवांस हो गई तो करेक्शन होना भी तय है, तो करेक्शन हुआ। अब ये करेक्शन आपका नवंबर कम दिसंबर में भी, इवन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी ये सब चले। जनवरी नहीं भी चल सकता है, दिसंबर में ये सब कुछ सेटल हो सकता है। फेब्रुवरी के या फरवरी के सेकेंड हाफ से ही हमको मिड कैप में फिर से होपफुल होना चाहिए या स्मॉल कैप में फिर से होपफुल होना चाहिए। ये मंथ ट्रिगर नहीं होता है। कुछ मेरे पास मैसेजेस आए थे कि दिसंबर में बहुत बड़ी मिड और स्मॉल कैप की रैली हो सकती है। मैंने रीजन खंगालने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। मेरी जो थियरी है, मेरा जो लॉजिक है अभी तक काम कर रहा है। हम देखते हैं जुलाई अगस्त एज ऑनसेट ऑफ बुल रन, अक्टूबर में बी पीक और फ्यूलिंग ऑफ बुल रन, सेकेंड पीक जनवरी। तो हमारा जो इवैल्यूएशन मंथ होता है वो होता है जनवरी का, मार्च में रीसेट करने का और जुलाई अगस्त से फिर से नया ट्रिगर लेके आगे बढ़ने का, क्योंकि ये सब जगह पे हमारा ट्रिगर होता है बाजार में मूवमेंट का, प्लस साइकिल भी कंप्लीट होता है। तो मेरा जो असेसमेंट है, मेरी जो असेसमेंट है वो यही है कि जनवरी के सेकेंड हाफ से शायद चीज़ें इंप्रूव होनी शुरू हो जाए, फरवरी से ज़्यादा क्लैरिटी आए, और वो क्योंकि अपना बजट भी आ जाएगा ना फरवरी में, तो वो एक ट्रिगर है जहां से एक अच्छा बुल रन सेट हो सकता है। तो फिर देखते हैं, वही होप करके चल सकता हूँ। लेकिन ये कूलिंग पीरियड अगर सितंबर 24 से शुरू हुआ है तो आप ध्यान रखिएगा 12 टू 18 मंथ्स तक का भी कूलिंग हो सकता है, और उसके बाद जो रैली आएगी वो रैली बड़ी आएगी। जी।
तो ये किस्सा है कि फरवरी में आप ज़्यादा बेहतर उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन ये राजीव शिवदास जी की एक पहेली है, उसको सुलझाइए। जो शेयर ये बेचकर निकलते हैं वो बढ़ता है, जो शेयर नहीं निकालते हैं वो गिर जाता है। ये कौन-सा जादू है? कुछ नहीं, हवन करवाइए, ठीक हो जाएगा। ऐसा ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपल सी बात है कि यही होता है आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जब आपकी जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो ऐसे ही गलत डिसीजंस लिए जाते हैं। जब अभी तो राजीव जी ने वो वाला स्टेटमेंट बोला, आपदा में अवसर वाला स्टेटमेंट बोला। जो जानकार है वही ढूँढता है। जिसको जानकारी नहीं है वो बॉटम पे काटता है और टॉप पे खरीदता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अटमोस्ट मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉइज़ होता है। टॉप पे हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉइज़ होता है कि बाजार ने सबके घर में सोना बरसा दिया है और बॉटम लेवल पे होता है कि सबका घर बिकवा दिया है। उल्टा सोचिएगा, वही बस कुछ नहीं है। 50 बार बोल चुका, टीवी टावी बंद कीजिए, या तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लीजिए या किसी पढ़े लिखे के पास चले जाइए और उसको 4 से 5 साल का समय दीजिए, पैसा बनेगा, लेकिन टीवी टावी बंद कीजिए। जी। चलिए, तो अब सीधे दर्शकों के सवालों की ओर ही बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे पहले हाँ, चाँदी, बाबा रे! क्या हो रहा है? अब तो ये पूछना पड़ेगा कि अगली बार जब हम लोग मिलेंगे उससे पहले ये 2 लाख पे पहुँच जाएगा क्या? इसका क्या ट्रिगर बताया जाए, लेकिन अभी हार्ड एसेट का साइकिल चल रहा है। स्पॉट सिल्वर देखे ना, स्पॉट सिल्वर, ओके जी, सॉरी, गलत डेटा निकाल दिया मैंने। हाँ, मिल गया है। अभी और स्पॉट देख स्टीम लें है या अभी। आप स्पॉट देख लें या एमसीएक्स देख लें? मेरे पास अभी एमसीएक्स का चार्ट खुला हुआ है। लगा लीजिए, मेरे पास तो एमसीएक्स रहता नहीं है देखने को। जी। नॉर्मली मुझे जो व्यू मिलता है वो मुझे इंटरनेशनल सिल्वर से ही मिलता है, क्योंकि देखिए भाई इंटरनेशनल साहब, में ऐसा भी है कि 60 चाँदी के आसपास $60 के ऊपर है। हाँ, ये साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस का प्लेस आ गया है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। ये तो बढ़ता ही जा रहा है सिल्वर का। एक साइकिल था सिल्वर का जो कि आपका 65 लेके जा रहा था, प्लस माइनस 5। तो चलिए अभी वहां तक तो रखते हैं। 60 पे एक आपका साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, वो काम करना चाहिए थोड़े समय, बट एक्सटेंशन आपका 70 तक भी है, $70 तक भी है, तो नेगेटिव तो नहीं है। 57 पे सपोर्ट आ जाएगा, या 57 57 के आसपास से सपोर्ट आ जाएगा। मतलब वही है 57, वो 25 सेंट्स प्लस माइनस वो सपोर्ट आ जाएगा और फिर वहां से खींचना चाहिए। इसको हर हफ्ते में 2 बार इवैल्यूएट करेंगे, थोड़ी वोलेटिलिटी ज़्यादा है इसमें। 60 जी। के पास थोड़ा केयरफुल रहना है, बट ट्रेंड नेगेटिव अभी तक नहीं है। ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये सामने आ रही है कि जो लोग गोल्ड सिल्वर रेशियो को ट्रैक करते हैं और आमतौर पे वो देखते हैं कि वो कहाँ पे उसका हिस्टोरिकल लेवल रहा है, जो एवरेज रहा है। तो अब ये गोल्ड सिल्वर रेशियो भी 67% पे आ गया है मोटा-मोटी। तो क्या ये आपके रेजिस्टेंस को और ज़्यादा पुख्ता करता है कि हाँ, ठीक है, अब अगर एक बार कोई ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है 60 का, साइकोलॉजिकल हो, टेक्निकल हो या गोल्ड सिल्वर रेशियो की वजह से बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि अब और यहाँ से तुरंत नहीं बढ़ना चाहिए। यानी अब चाँदी टेम्पररी थोड़े रूप दिन से सुस्ताए और सोना आगे बढ़े। रेशियो ट्रेड ऐसा है ना राजीव जी, जो भी रेशियो निकलता है ना, एक टाइम फ्रेम डेटा का रहता है, उसको लेके वो रेशियो निकलता है। जितना लंबा वो टाइम फ्रेम करेंगे या जितना छोटा वो टाइम फ्रेम करेंगे, उस हिसाब से वो रेशियो बनता है। तो ये जो रेशियो है, डिकेड का ले रहे हैं, 20 ईयर्स का ले रहे हैं, 30 ईयर्स का, क्योंकि सोना चांदी तो 50 साल का भी आप रेशियो ले लीजिए। लेकिन अब वर्ल्ड इतना डायनामिक हो चुका है कि आपको हर असेसमेंट 10 साल के डेटा पे ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी का डेटा आप बियॉन्ड 10 ईयर्स लीजिएगा,
तो आपको लगेगा 20 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल तो बहुत ज़्यादा है, फिर वो 15 और 12-13 वाली बात होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इंडेक्स के स्टॉक्स चेंज हो गए हैं, उसमें न्यू इकोनॉमी स्टॉक आ गए हैं जिसमें हाई ग्रोथ होता है, उनके हाई वैल्यूएशन है, तो सेंसेक्स का मीडियन, निफ्टी का मीडियन भी चेंज होगा, रीएस्टैब्लिश होगा। तो रेशियो अपने आप में एक वेरिएबल होता है। जो रेशियो के बेसिस पे कोरिलेशन निकालते हैं, वो अपने आप में एक वेरिएबल है। अब वो वेरिएबल मीन की तरफ कब रिवर्ट करेगा, कब नहीं करेगा, उसकी असेसमेंट होती है, उसकी असेसमेंट भी होती है, लेकिन वो दूसरे रेशियो से होती है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है चीज़। इन अ नटशेल मेरा यही कहना है कि ये रेशियोज ठीक हैं इवैल्यूएट करने के लिए, लेकिन इन रेशियोज में भी आपको 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, मतलब 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब डेविएशंस पॉसिबल है। तो इस रेशियो में कितना स्ट्रेच आ रहा है, उन सब की असेसमेंट की जाती है। मैं तो नहीं करता, मैं थियरी आपको बता सकता हूँ कि एक रेशियो भी वेरिएबल है, उस रेशियो के भी आपके 1, 2, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक स्ट्रेच हो सकते हैं। तो जब तक रिवर्सल हो नहीं जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम RSI इवैल्यूएट करते हैं ना, 70 के ऊपर निकल गया तो लोगों ने बोला ओवरबॉट नहीं होता है, 80 भी जाएगा, 90 भी जाएगा, जब तक वापस से डिप नहीं होता है तब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो ऐसा नहीं बोला जा सकता है। रेशियो भी एक्सपैंड हो सकते हैं, मैंने ट्रैक नहीं किया है सिल्वर गोल्ड का रेशियो, मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे यहीं से चीज़ समझ में आ जा रही है कि साइकिल, सिल्वर का अलग साइकिल शुरू हुआ है जो कि गोल्ड से भी बेटर हो सकता है। जी, तो चांदी का भविष्य आगे सोने से बेहतर रह सकता है, लेकिन फिलहाल अभी $60 के आसपास चूँकि भाव पहुँचे हुए हैं, तो वहाँ पर कुछ समय के लिए अटकना पड़ सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है।